गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संदीप सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और कैसे आप सब बढ़िया। चलिए, क्लास फिजिक्स की स्टार्ट हो गई है। तो कल हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया। जो क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट आए उससे रिलेटेड मैंने उसको समझाया भी। ठीक है, तो कल के क्वेश्चन में अगर किसी को कोई समस्या हो तो बच्चा एक बार पूछ लो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो चैनल यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे चल रहा है ये चीज, ये बेटा आप लोग एक चैनल और है, आप जाएंगे तो देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा यूनिटेक चैनल, यूनिटेक गुरु। ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे वाले लेक्चर जो आएंगे बच्चे ना उसी पे चलेगा। तो आप यूनिटेक को भी सब्सक्राइब करिए रहिए, क्योंकि हम लोग कब बदल देंगे, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग स्टार्टिंग यूनिटेक पे ही करेंगे, हर चीज यूनिटेक पे ही पढ़ेंगे अच्छे से। तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा, आपके बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम 25 को होने वाला है। अब ज्यादा दिन नहीं बचे। आज कौन सी तारीख है? 11 तारीख है बच्चा। मुश्किल से आपके पास बहुत ज्यादा करूं 10 दिन से ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि 10 दिन आपके पास तैयारी करने का मौका है। इसलिए बेटा इस समय जो कुछ भी आप पढ़े हों, केवल आप प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। हम भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो भी समस्या हो आप पूछते रहिए। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी पर्टिकुलर डे, हम उसको भी आके पढ़ा देंगे आपको। ठीक, तो बेटा आपका काम बनता है 25 सितंबर से शायद आपका एग्जाम हो, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और खूब मन लगा कि इस समय शुरू कर दीजिए। होता नहीं, एग्जाम जब 10 दिन बचता है ना, अंदर एक अपने आप से जोश उत्साह आ जाता है। तो ठीक है, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलो, हम कल कहां तक पढ़े थे बच्चा? हमारा 56 क्वेश्चन तक हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, इसके बाद हम क्लास को 57 क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे जानते हो मेरे पढ़ाने का तरीका है कि हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो बनते हैं मैं उसको भी बता देता हूं, ताकि आपका अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको उससे हैंडल कर सके आसानी से। चलिए, आज बात करते हैं 57 क्वेश्चन। ध्यान देखो क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए। 57 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। क्या लिखा है? एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों एक्सप्लेन करूंगा, आपको जिसमें सुविधा हो आप उसमें समझिए। ठीक है, क्या कहा है बेटा? एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है, परंतु दोनों के औसत घनत्व तो समान है। यदि यूपी और यूई ग्रहों एवं पृथ्वी पर पलायन वेग हो तो यूपी अपान यूई का मान क्या होगा? हमसे अनुपात पूछा है किसके बीच में? यूई अपान यूपी। यूपी अपान यूपी क्या है? यूपी बेटा आपका पलायन वेग है, किसी ग्रह का पलायन वेग है। पी माने प्लैनेट होता है। ठीक है, तो इसलिए यूपी क्या है आपका? किसी ग्रह का पलायन वेग है। और यूई क्या है बच्चा? आपका यूई क्या है बेटा? अर्थ से जो किसी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं उसका पलायन वेग है। ठीक है, ये अर्थ के बारे में बात कर रहा है, ये प्लेनेट किसी भी ग्रह के बारे में बात कर रहा है। तो हमें उसके बीच में अनुपात पूछा है, और सबसे पहले सॉल्व करने का क्या तरीका बच्चा? दिया क्या है? उसकी त्रिज्या दी गई है कि जो ग्रह की त्रिज्या है, चलो जो दिया गया उसको लिखते हैं। ठीक है, तो मैं सॉल्व कराऊंगा, टाइम लेके करेंगे। जब आप सॉल्व करोगे ना, डायरेक्ट बिना देखे ही सॉल्व करोगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप पढ़िए बार क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान पढ़िए। और बच्चा आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बच्चा, क्योंकि अब समय नहीं रहा आपके पास। अब एग्जाम आपके एकदम सर पे है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी, क्योंकि बेटा अगर आप लेट करोगे ना फिर सब चीज हाथ से निकल जाएगा। चलिए, आप जानते हैं आपको क्या दिया है बेटा? एक ग्रह की त्रिज्या, मान लो हम मान लेते हैं रेडियस आर पी। आरपी माने क्या? रेडियस ऑफ प्लेनेट या प्लेनेट ग्रह की त्रिज्या क्या है? दोगुनी या किसकी? पृथ्वी की त्रिज्या की 2r है। किसके है? 2r है, मतलब कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसकी दोगुनी है। कौन? प्लेनेट की। दोनों के औसत घनत्व तो समान है। औसत घनत्व तो समान है मतलब क्या? उसकी डेंसिटी बराबर है। डेंसिटी बराबर, रो से रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को, तो रो क्या है? दोनों का बराबर है। ये दो चीज तो हमें दिया गया है बेटा, लेकिन हमसे पलायन वेग, अब तुम बताओ पलायन वेग को हम लोग जानते हैं क्या होता है? जैसे मान लो वी सी, हम क्रिटिकल वेलोसिटी इंग्लिश में कहते हैं।
जो बच्चा अंग्रेजी के हैं बेटा, पलायन वेग को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी आप जानते हो, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? ऐसी वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए या ऐसे वेग से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए कि ताकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए। मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को पलायन वेग कहते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? याद कर लो, एग्जाम पढ़ सकता है। पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये भी पूछ सकता है आपसे, तो ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में हमारा बेटा औसत घनत्व समान है और हमें पलायन वेग के बीच रेशियो निकालना है। ठीक है, चलो अब पलायन वेग किसके टर्म निकालेंगे फार्मूला? बेटा रेडियस और डेंसिटी के टर्म में कोई फार्मूला आपको पता है? आपको याद होना चाहिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। मैं डिराइव कर दे रहा हूं, आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा अभी जो आएगा। ठीक है, चलो पलायन वेग का निकालते हैं। बेटा आप लोग जो जानते हो फार्मूला, क्या जानते हो? 2gm/r। ये आपको बेटा फार्मूला पता है, ये आप जानते हो, ये सबको रटा रहता है। लेकिन बेटा हमें बात किसमें किया है? हमें बात क्वेश्चन में डेंसिटी और त्रिज्या के टर्म में किया है। मतलब क्या? घनत्व और त्रिज्या के टर्म में किया है। मतलब क्या? त्रिज्या तो हमें पता चल गया, √2gr/2gm। ये बेटा m है, ये r कहां से लिख दिया? ये 2gm है, कैपिटल M मास है। ठीक, 2gm/r मतलब हमें r तो है मेरे पास, लेकिन बेटा हमारे पास क्या नहीं है? घनत्व का टर्म नहीं आया है। तो बेटा हम ऐसा कुछ करते हैं कि हमारा फार्मूला घनत्व का टर्म में भी आ जाए। अब तुम जानते हो, क्या जानते हो? मास बराबर क्या होता है? मास बराबर क्या होता है? मास बराबर होता है क्या? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अरे यार, घनत्व तो बराबर द्रव्यमान अपान आयतन होता है नहीं? घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, या इसी को मास अंग्रेजी में कहते हैं, अपान आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, तो बेटा जब द्रव्यमान निकालो क्या हो जाएगा? घनत्व इंटू आयतन। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। या आप लोग हिंदी में द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व इंटू आयतन। मैं बोल दे रहा हूं, घनत्व इंटू आयतन ऊपर लिखा भी हूं। ठीक है, तो बेटा यहां से अगर हम लोग बात करें मास यहाँ का, मगर मास बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी क्या है? रो है, और इंटू वॉल्यूम क्या है बेटा? है ये वॉल्यूम, इसमें स्फीयर है अर्थ में, तो क्या हो जाएगा? अरे स्फीयर तो मांगते हो एक, ठीक है, वो इलिप्स विलिप्स की बात अलग है, दीर्घवृत्त की बात अलग है, इलिप्स एक। लेकिन जो एक हम लोग एज्यूम करते हैं, स्फीयर तो एज्यूम करते हैं बेटा, तो वो उसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो बेटा हमारा क्या आ गया? हमारा जो मास है किसके टर्म में आ गया? ध्यान से देखो, हमारा जो मास है वो डेंसिटी के और रेडियस के दोनों के टर्म में, मतलब त्रिज्या और घनत्व दोनों के टर्म में आ गया। तो हमारा बन गया। ये तो हम डेराइव कर रहे हैं, लेकिन आपको डेराइव थोड़ी करना है, आपको समझाने के लिए हम डेराइव कर दिए। कैसे? पलायन वेग को हम लोग घनत्व और त्रिज्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अभी मैं फार्मूला लास्ट में घनत्व के टर्म लिख दूंगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें टाइम नहीं लगाना बच्चा। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर तो हो रहा है ना? किसी कोई दिक्कत तो पूछते रहिएगा, फिर से मैं समझा दूंगा। चलो तो बेटा आप पुट करते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो, √2 g को हम लोग रहने देते हैं, और ये बराबर क्या आ गया है? रो 4/3 पाई r क्यूब। तो रो मतलब डेंसिटी इंटू पाई 4 पाई r क्यूब अपान r पहले से है इंटू 3। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, जो बेटा ये आपका द्रव्यमान था उसके साथ द्रव्यमान की वैल्यू रख दी किसके टर्म में? घनत्व और त्रिज्या के टर्म में। अब बेटा क्या, अब इसको सॉल्व करोगे, देखो वेलोसिटी। अब देखो यहाँ से बेटा r कट जाएगा तो यहाँ r स्क्वायर बचेगा। जब r स्क्वायर को बाहर ले जाओगे अंडर रूट के, तो r बच जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? अंदर 4 इंटू 8 हो जाएगा, 8g पाई रो अपान 3। अब तुम ही बताओ बच्चा, 8 तो कांस्टेंट है ही, ग्रेविटेशनल जानते हो कांस्टेंट होता है जी की वैल्यू, पाई भी कांस्टेंट है, और औसत तो सेम ही है तुम्हारा, औसत घनत्व, और 3 भी कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है बेटा, तो तुम्हारा जो वेलोसिटी है, पलायन वेग है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, किस पे डिपेंड है? त्रिज्या पे डिपेंड है। अरे बच्चा मैंने तुम्हें डिराइव करके बता दिया कि कैसे त्रिज्या पे डिपेंड है। अरे बच्चा तुम ही बताओ, 8g पाई रो अपान 3 में सब तो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज किस में हो रहा है? केवल त्रिज्या में चेंज हो रहा है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी, पलायन वेग, चाहे प्लेनेट कर लो
किसी भी ग्रह का लो, चाहे तो पृथ्वी का लो, वो किस पे डिपेंड है? त्रिज्या पे डिपेंड है। तो हमारा काम बन गया क्या? अब देखो मैं यहां से मिट जाएगा यहां से सर। हाँ देखो मैं यहाँ से रब करके बेटा यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, सेकंडों में 10 सेकंड सॉल्व करोगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ सब, ठीक है, समझाने के लिए केवल, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब देखो तुम यहाँ से, अब तुम्हें क्या निकालना है? वीपी अपान वीई निकालना है। मतलब क्या? क्रिटिकल वेलोसिटी, पलायन वेग, किसी ग्रह का पलायन वेग और पृथ्वी का पलायन वेग के बीच अनुपात निकालना है। अरे बच्चा जब तुम जान गए हो कि पलायन वेग आर पे डिपेंड है, तो पलायन वेग प्लैनेट का कितना है? 2r है, पृथ्वी का दोगुना है, तो 2r यहाँ लिख दिए। और बेटा पलायन वेग अर्थ की कितना है? r है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो r कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या था? यही तो पूछा था, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा 2। देखो कितना आसान क्वेश्चन था बचवा, इसको याद कर लो। क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फार्मूला है ना, v बराबर r √8g पाई रो अपान 3। डेंसिटी के टर्म में याद कर लो, इसको याद कर लो, दिमाग में गठिया लो अच्छे से, ताकि एग्जाम में आए ना तो तुम्हें लगाना ना पड़े। ये तो डेरिवेशन करके आपको समझा दिया हूं मैं एक बार। प्रिंस कुमार हाय सबको, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो सबको, प्रणाम मेरा, राम राम, सत श्री अकाल, जो भी जितने भी प्रकार के होते हैं सब, अस्सलाम वालेकुम, ये सब आपको। बस आप पढ़ाई करो बेटा, 26-25 को आपका एग्जाम है, जुट जाओ अभी से, ठीक है, जुट जाओ शानदार तरीके से, मजा आएगा। एक एक क्वेश्चन आपको वही मिलेगा जो सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। अब ये पलायन वेग में क्या क्या आपको याद रखना है? पलायन वेग में याद रखना है कि क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसको अपने दिमाग बैठा लो, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और क्या याद रखना है बेटा? और तुम्हें पलायन वेग का फार्मूला याद रखना है, ये होता है √2gm/r। और एक फार्मूला और होता है, v बराबर होता है √2gr होता है, इसको भी याद रखना बच्चा। और जी यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, त्वरण किसके वजह से? गुरुत्व की वजह से जो त्वरण प्रदूषित होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो √2gr और ये तुम्हारा डेंसिटी के टर्म में घनत्व का, तीनों फार्मूला अपने कॉपी पे तुरंत लिखो और उसको याद रखना, एग्जाम में जाते वक्त याद रख लेना, ठीक है। तुरंत अब लिखो कॉपी पे, तुरंत कॉपी लिखो। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? चले आगे, चलो, ये शानदार क्वेश्चन था, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बेटा ऐसे भी पूछ सकता है कि आपका औसत घनत्व तो दिया गया है और पलायन वेग, ये डेरिवेशन भी पूछता है कभी कभी, लेकिन डेरिवेशन आपसे थोड़ी पूछेगा, कौन सा आप रिटन पेपर देंगे, तो बेटा ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने 58 क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए 58 क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका, ठीक है। 58 के बारे में कल बात कर भी लिया था, फिर से एक बार बात कर लेता हूँ। एक बर्तन में समान संख्या में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणु भरे हुए हैं, तो बर्तन में एक छिद्र कर दे तो ऑक्सीजन क्या होगा बताओ? एक बर्तन है, उसमें समान संख्या में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणु भरे हैं। ये आपका बर्तन है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इंग्लिश वाले बच्चे भी समझते रहे। एक बर्तन है बेटा आपके, उसमें इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अगर उसमें होल कर देते हैं तो व्हाट विल बी? ऑक्सीजन विल फास्ट आउट या हाइड्रोजन विल फास्ट, या दोनों के समान तेजी बाहर निकलेंगे या कोई नहीं? कौन ज्यादा तेजी बाहर निकलेगा? बताओ, तुरंत बताओ। मैंने कल बताया भी था इस क्वेश्चन को। प्रिंस कुमार बिहार पॉलिटेक्निक वाला ले एग्जाम, बिल्कुल बिल्कुल बिहार पॉलिटेक्निक के लिए बेटा हो रहा है ये रेस, बिहार पॉलिटेक्निक के लिए। बच्चे जो भी बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दे, उनका एग्जाम 25 से स्टार्ट है, ओके। तो अभी से आप लोग याद रखिए, अब पढ़ने का समय गया, अब केवल समय है किसका? प्रैक्टिस का। आप जो पढ़ेगा ना उसका कुछ नहीं होगा, आप केवल प्रैक्टिस करो। कभी कभी प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन लोग एग्जाम पास कर जाते हैं। इतनी प्रैक्टिस कर लो ना तो क्वेश्चन वही आ जाए, वही तुम यार देखते ही आंसर लगा दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में समान संख्या में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणु है। चलिए एक बर्तन है, एक बर्तन है बेटा, उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और क्या? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब तुम जानते हो बेटा जो आरएमएस वेलोसिटी होता है किसी भी गैसीय अणु का,
किसी भी गैस मॉलिक्यूल का जो आरएमएस वेलोसिटी होता है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यही सब छोटी छोटी चीज ना आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। लिख लो, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ एनी गैसियस मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, डेंसिटी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। या हिंदी में कहें, जो आपका आरएमएस वेलोसिटी होता है, आरएमएस वेग होता है किसी भी गैसीय अणु का, वह उसके घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का क्या मतलब है बच्चा मतलब यह है कि अगर गैसियस मॉलिक्यूल का घनत्व बढ़ जाए तो उसकी आरएमएस वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब तुम ही बताओ लल्ला कि ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा होगी कि हाइड्रोजन की? अरे यार, हाइड्रोजन का मास कम होता है तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी ना। तुम ही हाइड्रोजन का जब द्रव्यमान कम है तो बेटा उसका घनत्व भी तो कम होगा ऑक्सीजन कंपैरिजन। जब इसका द्रव्यमान कम है, और तुम जानते हो वी आरएमएस क्या होता है, इसके डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये रो है, रो ध्यान दीजिएगा, रो को हम लोग डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा अगर आरएमएस वेलोसिटी किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल का डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो तुम जानते हो कि हाइड्रोजन का मास कम है, हाइड्रोजन की डेंसिटी कम होगी, तो बेटा हाइड्रोजन की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, तो हाइड्रोजन ज्यादा तेजी से निकलेगा। तो कौन तेजी से निकलेगा? हाइड्रोजन तेजी से बाहर निकलेगा। बी आपका सही हो गया। समझ में आया? समझ में आया? तो ये सब चीजें नोट करने वाली है, नोट कर लो बेटा। आरएमएस वेलोसिटी क्या होता है गैसियस मॉलिक्यूल का, उसके घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। एक पॉइंट अपने कॉपी पे नोट कर लो, यही सब चीज नोट करना है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो पूछते रहो बच्चा, कोई दिक्कत तो पूछते रहो। ओके आगे चले, चलो शानदार। में तो यही तो है, देखो मैं जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको ना, अब मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब भी मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चलूंगा, जो चीजें आपको नोट करनी है, क्या एग्जाम में ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने की, सब चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, 59 ध्यान से देखो, 59 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप लोग, क्या दिया गया है समझ में तो आ रहा है सबको? सबको समझ में आएगा, केवल आप देखते रहिए बस। अब छठा 59 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ही धातु के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक धातु है कोई, वो दो तार है, मतलब दो तार है, वो एक ही धातु से बने हुए हैं और उनके त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है क्या, R1। बेटा ध्यान देखो, किसका अनुपात दिया गया बेटा, R1 अनुपाते R2, ठीक है। रेडियस का रेशियो दिया गया है, ठीक है। जब रेडियस का रेशियो कितना है, त्रिज्याओं का अनुपात 2:1, 2:1 है, ठीक है। आपको ये दिया गया था। इनको समान बल लगाकर खींचने पर उनमें उत्पन्न प्रतिबलों का अनुपात क्या होगा। आप क्वेश्चन को समझो और कॉन्सेप्ट समझो। पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, अरे यार क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं इसके बाद, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब तुम्हें पता होना चाहिए प्रतिबल क्या होता है। आपको बता दूं प्रतिबल क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा, प्रतिबल है एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, या ऊपरी कोई नहीं, या ऊपरी दोनों है। तो बेटा ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए जितने भी पॉसिबिलिटी है मैं सब बताऊंगा आपको। तो बेटा प्रतिबल क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस। ध्यान देना, जैसे मान लो किसी कोई ऑब्जेक्ट है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। समझ लीजिए क्वेश्चन तो बेटा समझ लोगे ना तो चुटकियों में, सेकंडों में सॉल्व करोगे, लेकिन पहले समझो तो। जैसे मान लो बेटा, ये मान लो आपका कोई मेटल है, ठीक है। आप जब इसको फोर्स लगा के दोनों तरफ से खींचोगे ना, अब आप ही बताओ, अगर किसी मेटल को आप दोनों तरफ से खींच रहे हो तो बेटा आपने तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बाहरी बल लगाया, लेकिन किसके अपोज में खींच रहे हो, कोई अंदर भी फोर्स लग रहा है ना। तो वही जो आंतरिक बल लगता है किसी एकांक क्षेत्रफल पर, वही आपका प्रतिबल होता है। क्या होता है, जो आंतरिक बल लगता है, जो इंटरनल फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया एकांक क्षेत्रफल पर, वही आपका स्ट्रेस होता है, वही आपका प्रतिबल होता है। क्लियर है? अब आप जान गए हो कि प्रतिबल किस पे डिपेंड है, एरिया पे डिपेंड है। मतलब क्या, जो आपका ये स्ट्रेस है, जो प्रतिबल है, ये आता एरिया पे डिपेंड है। मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है फार्मूला ना, बल अपॉन क्षेत्रफल। जो मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, चिंता ना करो। बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप जानते हो स्ट्रेस जो प्रतिबल है, स्ट्रेस माने प्रतिबल बैठता है। हिंदी वाले बच्चे आप गुस्साना मत यार,
हम अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन करते हैं, हम दोनों के खिलाड़ी हैं, आप दोनों में आपको बादशाह बनाऊंगा, चाहे आप हिंदी को हो चाहे अंग्रेजी को हो, बिल्कुल ना डरो, ठीक है। रेड रेड इन्फो जूम कीजिए सर प्लीज। अरे बच्चा जूम हम क्या करें बताओ, जूम तो सब है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको बेटा मिल जाएगा। मैं बेटा गारंटी लेता हूँ कल जब आऊंगा ना, पीपीटी के बिना मैं नहीं आऊंगा। और ये मैं मना करता हूँ जो लोग भी काम करते हैं यहाँ पे, कि वो लोग इसको ना बनाए, क्योंकि अगर ये हो जाता है ना तो मैं अगर इसको पूरा जूम करके पढ़ाऊंगा ना तो स्पेस नहीं बचता सॉल्व करने के लिए। इसलिए कल से पीपीटी रहेगा और उसमें हमारा स्पेस रहेगा और क्वेश्चन भी बड़ा दिखेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको लिंक पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन समझिए ना, मैं बोल रहा हूँ आप समझो क्वेश्चन एक बार। देखो बच्चे, चलो ठीक है, एक ही धातु के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, ठीक है। इनको समान बल से लगाकर, तो स्ट्रेस समझ गए ना, तो स्ट्रेस किस पे डिपेंड होता है, फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब क्या बल अपान क्षेत्रफल। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब तुम ही बताओ बेटा, जो तुम्हारा ये स्ट्रेस है, प्रतिबल है, ये रेडियस की क्या है, व्युत्क्रमण अनुपाती है। मतलब क्या हुआ, प्रतिबल बढ़ेगा जब रेडियस कम होगा। और तुम ये भी जानते हो अगर आप क्षेत्रफल को कम कर रहे हो तो प्रतिबल बढ़ेगा। और तुम जानते हो क्षेत्रफल क्या होता है, अरे मेटल तो सर्कुलर का फॉर्म में होता है, कोई तार लो वायर लो वो तो सर्कुलर में होगा ना, इसलिए एरिया पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो बेटा अगर आर बढ़ाओगे तो प्रतिबल कम होगा, और तुम्हें दिया क्या है, अनुपात त्रिज्याओं का दिया है, और तुम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्या, S1 अपान S2, मतलब कि पहले तार की जो प्रतिबल है और दूसरी तार के प्रतिबल भी अनुपात क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चा। तो इसका मतलब क्या, R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर। अब ये कैसे आए सर, देखो बेटा जब आप लोग यहाँ S1 निकालोगे ना तो तुम्हारा क्या आएगा, F अपान पाई R1 स्क्वायर, और जब तुम S2 निकालोगे क्या आएगा, F अपान पाई R2 स्क्वायर। अब जब तुम बेटा S1 अपान S2 करोगे ना तो देखोगे तो एफ एफ कट जाएगा और बेटा R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर आएगा। आप इसको S1 S2 को डिवाइड करके देखिएगा, यही आएगा आपको। अब आपका बचा क्या यार, अब तो तुम्हें रेडियस का रेशियो मालूम ही है, क्या है, R2 2 है और R1 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4:1 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, 4:1। सी ऑप्शन सही हो गया। क्या था, कुछ नहीं था यार, क्वेश्चन आसान था, केवल समझाने में इतना टाइम लगा रहा हूं आपको, यही रहेगा ना सर जी। हमारे प्यारे बच्चे लोग, अब बताओ, अब दिख रहा है ना, देखो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ खेल खेलती है, अभी कितना खेल खेलेगी ना तुम्हें पता नहीं है, आगे आने वाले समय देखना टेक्नोलॉजी क्या करती है हम लोगों के साथ। सब टेक्नोलॉजी खेल है। देखो बड़ा हो गया, क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको और कितना बड़ा देखोगे, आप क्वेश्चन दिख रहा है, आप पढ़ ले रहे हो। कौन पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था, रियो रेंट इन्फो, रियो रेंट इन्फो बड़ी अच्छी कंपनी है। अब बताइए बेटा, जूम कर दिया हूं, अब आपको दिख रहा है, अब बताओ क्वेश्चन, अब आपको दिखना चाहिए, अब आपको दिखना चाहिए, पढ़ लो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार। एक धातु के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, इन्हें समान बल लगाकर खींचने पर उनमें उत्पन्न प्रतिबलों का अनुपात होगा। अब तो क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चे, अभी भी नहीं अमित कुमार, कहाँ है बच्चा अमित कुमार, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए बेटा, हमारे तो दिख रहा है अच्छे से, तो एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या था बेटा, एक धातु था, दो तार थे, एक सेमी धातु से बने थे, उनको त्रिज्या का अनुपात दिया था, और तुम सिंपल से अगर समझाओ ना, अगर समझाना ज्यादा ना पड़े तो तुम इतना समझ लो
तुम इतना समझ लो ना कि जो आपका ये स्ट्रेस होता है, जो आपका प्रतिबल होता है, फोर्स अपान एरिया होता है, तुम ये जानते हो। और तुम जब स्ट्रेस प्रतिबल अपान बल अपान क्षेत्रफल होता है तो फोर्स अपान एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर तुम S1 निकालोगे तो ये हो जाएगा फोर्स अपान पाई R1 स्क्वायर, और जो तुम S2 निकालोगे बेटा तो फोर्स अपान पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जब तुम S1 अपान S2 करोगे ना तो बेटा आपका ये R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर आएगा, और तुम R2 की वैल्यू रख दो, क्या है, रेशियो 2:1 है, तो R2 2 होगा, 4 हो जाएगा 4/1। मैं इसको यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है, 4/1। तो बेटा यही आपका 4:1 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, तो समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा दिया था मैंने। तो क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा है, निम्नलिखित में से किस ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होगी? ऐसा कौन सा ताप है? देखो ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या समझाऊंगा, ये रटने वाला क्वेश्चन है, कॉपी पे नोट करो, तुरंत नोट करो। ऐसा कौन सा ताप है जिस ताप पर जो गैस के अणु हैं उनके बीच गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी? बेटा उसको हम लोग कहते हैं परम शून्य ताप। कौन सा ताप कहते हैं बेटा? परम शून्य ताप। जो बहुत ज्यादा तेज चलता है उसको परम कहते हैं। जैसे होता नहीं, परम कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर, उसका नाम परम है, उसको परम इसीलिए नाम दिए हैं क्योंकि सुपर कंप्यूटर है। तो बड़ा इतना कम ताप कर दो, परम शून्य, शून्य नहीं परम शून्य, समझ रहे हो ना? तो बड़ा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा टेम्परेचर है, कौन सी उष्मा है, वो कौन सा ताप है? परम शून्य ताप। उसका नाम क्या है? परम शून्य ताप। या ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, ऑप्शन में। लेकिन बेटा परम शून्य ताप की जो वैल्यू होती है वो 0 केल्विन होती है, या आप इसको कह सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। इसको याद कर लो तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब कभी कभी -273 भी दे देगा तो घबराना मत बच्चे, तुरंत महाकाल का नाम लेना और -273 ऑप्शन लगा के लाना। चलो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? परम शून्यता क्लियर हुआ? अब तुम समझो थोड़ा सा। देखो मैं थोड़ा सा आंसर दे देता हूँ, आप ही बताओ बेटा, जब कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल, मान लो कि कोई बीकर है आप लिए, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स है, गैसेस मॉलिक्यूल, अब जब तुम उसको हीट करते हो तो हीट करने से क्या होता है, उसकी गैसेस मॉलिक्यूल के बीच कुछ डिस्टर्बेंस होता है, तो उसकी ऊर्जा कुछ बढ़ती है। ठीक है, तो अब तुम हीटर एकदम कम कर दिए हो, शून्य से भी कम कर दिए, -273 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो बेटा गतिज ऊर्जा, जब टेम्परेचर ही नहीं रहेगा तो गैसेस मॉलिक्यूल मूव ही नहीं करेंगे, जब उसमें मूवमेंट ही नहीं होगा तो उसमें ऊर्जा कहाँ से आएगी यार, गतिज ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो बेटा उसी लिए हम लोग कहते हैं कि परम शून्य ताप पर गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपकी शून्य हो जाती है। अरे गतिज ऊर्जा जब तक बेटा मूवमेंट वेलोसिटी वेग नहीं होगा ना तब तक गतिज ऊर्जा नहीं आती। हाफ mv स्क्वायर होता है, जब वी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो कहाँ से गतिज ऊर्जा आएगी? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ लल्ला। क्लियर है यहाँ तक? अरे दिक्कत हो रही पूछ लो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आसान क्वेश्चन था, याद रखिएगा। परम शून्य ताप की वैल्यू 0 केल्विन होती है, इसको हम लोग कह सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से बीच बीच में आपको आगाह कर देता हूं, 25 से आपका एग्जाम है, पढ़ लो बेटा, प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ। तुम ही बताओ, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कौन सा ताप है जिसपे गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, तुम प्रैक्टिस किए रहोगे ना तब भी कर लोगी। प्रैक्टिस का फायदा बहुत है बेटा, आप समझोगे नहीं अभी, बाद में समझोगे कभी। चलो आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, एक घर्षणहीन ऊष्मा इंजन की दक्षता, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। एक घर्षणहीन ऊष्मा इंजन की जो दक्षता है, अंग्रेजी वाले दक्षता को इफिशियंसी कहते हैं, इफिशियंसी, ठीक है, वो 100% है। इसके सिंक का ताप कितना होगा, ये चीज आपको बता देता हूं। 2 कंडीशन बताऊंगा और याद कर लेना, एग्जाम में आएगा। क्या कंडीशन बता रहा हूं, ध्यान सुनो। ओहो क्वेश्चन कहाँ गए बच्चे, क्वेश्चन भी अपने मन से काम कर रहा है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि अब देखो बेटा, एक घर्षणहीन फ्रिक्शनलेस हीट इंजन है, अंग्रेजी में सुनो, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, फ्रिक्शनलेस हीट इंजन हैव एफिशिएंसी 100%, व्हाट विल द टेंपरेचर ऑफ देयर सिंक, उसके सिंक के टेंपरेचर क्या होगा? अरे जानते नहीं, सोर्स, सिंक के वर्किंग जो सब्सटेंस होता है, ये सब तो जानते हो ना। तो बेटा मैं समझाता हूँ थोड़ा ध्यान से। ये मान लो बेटा आपका हीट इंजन है, हीट इंजन कहने का मतलब बेटा क्या, ये
ऊष्मा इंजन, ठीक है, हीट इंजन या आप लोग हिंदी वाले ऊष्मा इंजन। बेटा यहाँ से क्या होता है ना, एक सोर्स होता है, एक स्रोत होता है, स्रोत, ठीक है, इसको हम लोग सोर्स कहते हैं अंग्रेजी वाले बच्चे, ध्यान देना, मैं दोनों के लिए काम कर रहा हूँ बेटा। और जो ये नीचे होता है एक सिंक होता है यहाँ पे, ठीक है, सिंक को सिंक ही कहते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ से क्या होता है, सोर्स का टेम्परेचर T1 होता है और सिंक का टेम्परेचर T2 होता है, और यहाँ से बेटा Q1 ऊष्मा ये लेता है और कुछ से वर्क करता है इस पे, और Q2 ऊष्मा क्या करता है, वापस कर देता है, ठीक है। ये चीज आप लोग पढ़े हो भी होगे। सोर्स से जो ये आपका हीट इंजन है, ये क्या करता है, कोई भी सोर्स मतलब जहां से हम इसको हीट देंगे, ठीक है, तो सोर्स का टेम्परेचर T1 है, ये इसको Q1 ऊष्मा देता है हीट इंजन को, तो हीट इंजन क्या करेगा, कुछ काम करेगा अपना, और जो काम कर लेगा तो उसको हम लोग W से रिप्रेजेंट कर दिए वर्क डन, ठीक है। तो जो बचेगा Q2 उसको सिंक में भेज देगा। तो ये आपका होता है, कार्नाट पढ़े होंगे कार्नाट इंजन में। तो बेटा एक फार्मूला होता है एफिशिएंसी का, याद रखना, दक्षता का एक फार्मूला होता है क्या, W अपान, ध्यान दीजिएगा, T1 क्या W का, ये W है बेटा, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इफिशियंसी दक्षता का एक फार्मूला होता है क्या, W अपान T1। मतलब बेटा जो वर्क डन पूरा है और जो हम लोग टेम्परेचर यहाँ से जो सोर्स का टेम्परेचर ये फार्मूला होता है। अब इसको जब हम आगे ले जाते हैं ना, तो W की जो वैल्यू आती है बेटा वो T1 माइनस T2 आती है, और ये अपान T1। और बेटा दक्षता के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो दक्षता निकलती है ना बेटा वो हमेशा परसेंटेज में निकलती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तुम ही बताओ बेटा, अगर ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% कब होगी बेटा, 100% तभी होगी जब ये तुम्हारा जो T2 है ना, T2 ये 0 केल्विन हो जाए। ये जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, अब बताओ अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो T1 कट जाएगा, कितना बचेगा, 100%। अरे यार तुम ही देखो, T1 अप माइनस T2 अपन T1 है, अगर तुम T2 को 0 केल्विन कर देते हो, तो बेटा अगर T2 की वैल्यू 0 कर देते हो, तुम देख रहे हो T1 कट जाएगा, 100 ही बचेगा, तो दक्षता बराबर कितनी आ गई, दक्षता बराबर 100% आ गई। तो बेटा कौन सी कंडीशन है, जब तुम्हारा सिंक का टेम्परेचर कितना हो जाए, 0 केल्विन हो जाए। गलती से 0 डिग्री सेल्सियस मत लगा के चले जाना जल्दबाजी के चक्कर में। कब होगा, जब दक्षता तुम्हारी 100% तभी होगी, किसी भी हीट इंजन की जो इफिशियंसी होता है, दक्षता होता है बेटा, वो 100% तभी होता है जब सिंक का टेम्परेचर या 0 हो जाए, केल्विन 0 केल्विन, या तो बेटा आपका सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए। दोनों चीज याद रखना, कभी कभी सोर्स की बात करेगा तो वहां ऑप्शन में इनफाइनाइट भी दिया रहेगा। दोनों चीज नोट कर लो कॉपी पे दोनों चीज नोट करो लल्ला। जब दक्षता तभी 100% होगी किसी भी ऊष्मा इंजन की, या तो उसके सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए। कैसे हुआ बताया मैंने, जो दक्षता का फार्मूला होता है ना, असल में फार्मूला ये होता है दक्षता का, इफिशियंसी का, W अपान Q1 होता है, लेकिन ये Q1 बेटा T1 के बराबर होता है, इसका डेरिवेशन है, ठीक है। अब डेरिवेशन तो कराऊंगा नहीं, बहुत लंबा डेरिवेशन है, ठीक है, मैं कभी चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको हीट इंजन कार्नाट इंजन पढ़ाऊंगा, तब वहां पे आपको डेरिवेशन कराया जाएगा। तो फार्मूला याद रख लो, W अपान Q1 होता है और Q1 T1 के बराबर होता है, तो W अपान T1 लिख दिया। और जो W की वैल्यू होती है ना, तो W की वैल्यू ये T1 माइनस T2 कैसे आया बेटा, जितना यहाँ से T1 लिया ये ताप, जितना T1 ताप लिया, कुछ वर्क किया, तो T2 यहाँ चला गया, मतलब जब T1 में T2 कम कर दोगे तो बेटा वही तुम्हारा वर्क आएगा। तुम ही बताओ, अगर यहाँ से 10 रुपये भेज रहा हूं, ठीक है, अगर ये 4 रुपये खत्म कर दिया, 6 रुपये तो जाएगा, तो वही मतलब है कि 10 माइनस 4 बराबर 6। अरे यार अच्छा 10 रुपये सोर्स के पास है, ठीक है, यहाँ आया, ये वर्क को 4 रुपये दे दिया, 4 रुपये, ठीक है, एक समझाने का, और यहाँ पर कितने बचेगा, 6 बचेगा। तो जब तुम T1 10 माइनस T2 6 करोगे, तभी तो W के बराबर आएगा 4। तो वही है, जब T1 माइनस T2 करोगे तो वर्क डन के बराबर आता है, कार्य के बराबर आता है। तो फार्मूला याद कर लेना, W अपान Q1 या W अपान T1, और W की वैल्यू क्या होती है, T1 माइनस T2 या Q1 माइनस Q2, ठीक है, ठीक है। और बेटा T1 माइनस T2, अब T2 को जब 0 केल्विन कर दोगे ना, तो देखोगे T1 कट जाएगा, 100 बचेगा, तो दक्षता कितनी आ जाएगी, 100% हो जाएगी। कब, जब तुम्हारा सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, जो हमसे पूछा गया था। अब कभी कभी क्या सोर्स का टेम्परेचर पूछ लेगा, तो सोर्स का टेम्परेचर बेटा इनफाइनाइट जब होगा तब तुम्हारा दक्षता 100% होगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चा।
तो ये चीज को नोट करो कॉपी पे। तुरंत क्या नोट करना है, किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% तभी होगी जब उसके सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए या उसके सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए। इस चीज को कॉपी पे नोट करो, नहीं तो कुछ नहीं होगा, भुला जाओगे आप लोग। कॉपी पे नोट करो, तुरंत नोट करो। किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% तभी होगी जब उसके सिंक का जो टेम्परेचर होगा, जो उसके सिंक का ताप होगा, वो 0 केल्विन हो जाए या उसके सोर्स का टेम्परेचर क्या हो जाए बच्चा, इनफाइनाइट हो जाए। क्लियर है यहां तक लल्ला? 0 केल्विन की वैल्यू -273 याद रखना। कभी कभी यहाँ -273 भी दे सकता है, इसलिए केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन याद रखना लल्ला। मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट के माध्यम से बता दो। हमारे प्यारे भाइयों बहनों, जो भी हमारे बिहार के नौजवान हैं, वो बता दें हमारे बिहार की शेर और शेरनियां। आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे शेर और शेरनी? तुम बिहार के शेर और शेरनी हो, खान सर के दीवाने होगे, मुझे पता है। तो मजा आ रहा है पढ़ने में पॉलिटेक्निक? जी सर, अमित कुमार जी को मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अमित कुमार जी लगे रहो ना। फिजिक्स में बेटा एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, फिर आके मुझसे कहना, लेकिन केवल एक काम करना, जो सॉल्व करा रहा हूँ उसको सॉल्व कर लेना और कॉन्सेप्ट जो अलग से बताता हूँ उसको पढ़ लेना। अब जैसे मैं बीच बीच में जैसे प्रतिबल का एक क्वेश्चन आया था स्ट्रेस का, तो मैंने बता दी कि प्रतिबल होता क्या है। हमेशा याद रखना, प्रतिबल में आंतरिक फोर्स काम करता है, आंतरिक बल काम करता है, ठीक है। कभी भी बाहरी बल, बाह्य बल काम नहीं करता, उसमें जो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है या आंतरिक बल किसी एकांक क्षेत्रफल में, उसको प्रतिबल कहते हैं। इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट आपको इधर दिमाग में बैठा दूंगा, ठीक है। केवल आपको क्या करना है, अपने बिहार के नौजवानों को बुला के लाना है और बताना है कि क्रांति शुरू हो गई है। कौन सी क्रांति? 1857 वाली क्रांति नहीं, इस बार क्रांति हम लोग करेंगे। पॉलिटेक्निक की क्रांति होगी कि हर बच्चा जो इस क्लास को अटेंड किया रहेगा, एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा, इस चीज की गारंटी देता हूं। ये तो थोड़ा आपके अंदर थोड़ा सा आराम करने के लिए मैं बोल देता हूं, आप पढ़ते रहिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं बेटा मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सीरियस बता रहा हूं। आपको 100% रिजल्ट देगी ये यूनिक टेक चैनल, जो यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे भी चल रहा है, बाद में यूनिक टेक पे चलेगा। तो यूनिक टेक जो पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल चैनल बनाने गए, ये 100% रिजल्ट आएगी और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिक्स की लेता हूं। आप इस चीज को नोट कर लो अपने कॉपी पे, ये भी नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया बातचीत, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। ध्यान समझो, जैसे ही एक खाली बर्तन जल से भरा जाता है, उसकी जो आवृत्ति क्या होगी? एक बेटा एम्प्टी पॉट है, उसको क्या कर रहे हैं? वाटर से फिलअप कर रहे हैं, तो बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या बही, क्या लिखी हो यार, बही रहती है, बढ़ती रहती है, कम होती है? ये बर्तन बही रहती नहीं है, ये आपका है, कुछ भी होगा, इसको आप लोग काट लीजिएगा। बही रहती है नहीं या बढ़ती रहती है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बही का मतलब बेटा वही होता है, हाँ, बही मतलब वही रहती है, मतलब चेंज नहीं होता है, वही है ये, बही मतलब वही, ठीक है। तो कुछ भी ऑप्शन जानते हो मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है भाई, सब ह्यूमन एरर है। चलो अब इसको समझो थोड़ा सा। मान लो बेटा मैं आपको समझाता हूँ, एक खाली बर्तन है मान लो, ठीक है। अच्छा तुम लोग पढ़े हो साउंड चैप्टर में, जब मैं पढ़ाया होगा, कोई भी जहां से पढ़े होगे आप लोग, यहाँ तो प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। आप लोग ये पढ़ोगे, जो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं बेटा, उसकी वैल्यू आती है क्या? V/4L आता है, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे शायद, कोई पढ़ा है कमेंट करके बताए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आती है, इसको याद कर लो, जो फ्रीक्वेंसी होती है V/4L होता है। मतलब क्या? अगर बेटा लेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। ये बेटा आवृत्ति है। हमारी हिंदी वाले बच्चे, मैं आप पे ही ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। V/4L, अरे V तो जानते हो वेलोसिटी, इसमें क्या हिंदी लिखूं यार। आवृत्ति बराबर क्या होता है? अच्छा तुम आवृत्ति जानते हो कि आवृत्ति नहीं जानते? आवृत्ति पता है कि ऐसे आ गए बच्चा। देखो आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति एक चीज ध्यान रखना, कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा ऑस्किलेशन हो, कुछ भी हो, अगर उसको हम 1 सेकंड में जब निकालते हैं तो वही आपकी आवृत्ति होती है, ठीक है। आवृत्ति क्या होती है?
जब किसी चीज को 1 सेकंड, जैसे कि ऑस्किलेशन इन 1 सेकंड, ठीक है, या रोटेशन इन 1 सेकंड, ठीक है, तो जब 1 सेकंड में कोई चीज हम निकालते हैं तो उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बारंबारता। वो तो बारंबारता मैथ में आ जाता है, फिजिक्स में उसको आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है V/4L। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी ना, लंबाई बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी। अब जैसे बेटा ये जब ये यहाँ से मैंने इसको रखा है, ठीक है, इसके अंदर ये आपका, अच्छा एक कॉन्सेप्ट आपका और बता देता हूँ। ये आपको जो बाल्टी है, खाली बर्तन है, बर्तन जल से भरा है, तो बर्तनवा बच्चा एक चीज बताओ, यहाँ से तो बेटा क्लोज होगा, लेकिन यहाँ से ओपन होगा, तो आप लोग पढ़ोगे ओपन आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप पढ़ोगे। तो बेटा ओपन आर्गन पाइप वाला ही फ्रीक्वेंसी में निकालते हो, ओपन आर्गन पाइप में जहां फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, V/4L मिलता है। मतलब कि क्या, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे आवृत्ति कम होगी। अब तुम बताओ, अगर जल से भर रहे हो तो पहले मान लो पॉट खोली था, अब तुम क्या कर रहे हो, इसमें पानी भर रहे हो, मतलब क्या, तुम लेंथ को घटा रहे हो। मान लो पहले इतना पानी भरे और फिर तुम पानी ऊपर भर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे लेंथ इतनी होगी, अरे इतना तो लेंथ बचा, यहाँ पानी भर दी, बचा इतना। देखो यहाँ तो पूरा लेंथ था, पूरा एल, ठीक है, यहाँ पूरा खाली था, अब यहाँ जब पानी भर दी तो इतना बचा, अब पूरा पानी भर दी, लेंथ ही नहीं बचा। तो वही कर रहा है, जब खाली बर्तन को पानी से भर दोगे तो लेंथ तो डिक्रीज हो जाएगी। अरे बच्चा, जब लंबाई डिक्रीज हो गई, तुम जानते हो आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी फार्मूले से, तो आवृत्ति क्या होगी, यहाँ पे बढ़ती है। इतना आसान है, इसको याद रखना, ठीक है। समझ में आया अल्लाह हमारे प्यारे मित्रों, समझ में आया। अभी तो 10 बजे क्लास ना, एसी चला दीजिए। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया। फ्रीक्वेंसी देखो, इतना देखो, मैं कुछ ज्यादा ही बता देता हूँ, आप लोग सोचते हैं गुरु क्या बता रहे हो इसमें सब, केवल इतना याद रखो अल्लाह कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो लेंथ पर डिपेंड होती है, ठीक है। जो फार्मूला होता है V/4L होता है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फंडामेंटल आवृत्ति है। इसी प्रकार फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, सब वैल्यू लगाती है, लेकिन हर केस में लंबाई ना आवृत्ति के व्यतिक्रुमानुपाती होती है। तो जब भी में लेंथ और फ्रीक्वेंसी, लेंथ लंबाई और आवृत्ति में कुछ रिलेशन दिखे ना, तो दिमाग में एक चीज याद रखना कि लिख लो, जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो लंबाई के व्यतिक्रुमानुपाती होती है। अगर लंबाई कम होगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, अगर लंबाई ज्यादा होगी तो आवृत्ति घटेगी। तो बेटा इसमें क्या हो रहा था ना, पहले तो खाली था, पूरी लंबाई थी बर्तन की, जब वाटर भर रहे हैं तो बर्तन की लंबाई कम हो रही है, ठीक है। अरे वाटर भरोगे ना तो जो बर्तन की लंबाई है कम होगी, समझ रहे हो ना। तो बेटा जब लंबाई कम होगी तो आवृत्ति अपने आप बढ़ेगी। तो समझ में आया सबको, आगे चले, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। और क्या आपको बताओ, और कितना अच्छा बताया जाएगा आपको। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या हो तो बेटा पूछ लो, फिर से एक बार रिवाइज कर दें, अदरवाइज तो आप लोग महारथी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 0 डिग्री ताप पर बादलों की गड़गड़ाहट रोशनी की 5 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए ध्वनि सुनाई देगी। देखो किसका क्वेश्चन है, ध्यान समझना। एक चीज पहले तो आप ये जान जाओ, आपको पता ही होगा, हम देखते हैं कितने शेर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें ये बताओ कि हमें जब आंधी पानी बारिश होती है तो देखते होगे कि पहले क्या होता है, पहले लाइट चमकती है, इसके बाद गड़गड़ाहट होता है, बादल गरजते हैं। ऐसा क्यों होता है, कोई बता दे हमें। देखते हैं आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ऐसे ही आप लोगों को। कोई बच्चा बताए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, हमारे बिहार के शेर शेरनियों, चलो बताओ क्या कारण है कि जब बारिश के मौसम में जब लोग बाहर जाते हो मौज मस्ती के लिए तो देखते हो पहले लाइट चमकती है, इसके बाद बादल गरजते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता ही है कि ऐसा हमें सुनाई दे, क्या कारण है थोड़ा बताओ कमेंट करके। कोई बताएगा? अमित कुमार, खुशबू रॉय, जो अभी है रियोरेंट, प्रिंस कुमार, सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ व्हाट इज द रीजन। मैं अंग्रेजी में बात कर देता हूँ। व्हाट इज द रीजन वी सी द लाइट फर्स्ट एंड आफ्टर वी लिसन द बादल का गरजना, द साउंड ऑफ द क्लाउड। ठीक, हम साउंड के जो क्लाउड है उसको हम लोग बाद में सुनते हैं,
पहले हम लाइट देखते हैं कि बादल चमक रहा है, ऐसा क्यों? कोई बताएगा? अरे यार छोटी चीज पूछ लिया, तुम्हारा हक्का बक्का बंद हो गया एकदम से। ऐसे तैयारी किए हो आप लोग? ऐसे ही तैयारी किए आप सब बच्चा? मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कौन बताता है। अमित जी बताइए। अब कोई नहीं बोलेगा, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान समझो। क्या कह रहे हैं बेटा, जो लाइट की स्पीड होती है क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। कल बताया था मैं, लाइट की स्पीड जो होती है ना 3 × 10⁸ क्या होता है? लाइट की जो स्पीड होती है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और बेटा जो तुम्हारी साउंड की स्पीड होती है ना 332 मीटर पर सेकंड होता है। अरे बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है? लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। तो बेटा तुम ऑब्वियस सी बात है कि लाइट की स्पीड जब ज्यादा है तो हमें पहले लाइट दिखाई देता है, इसलिए बाद हमको आवाज सुनाई देती है। कमवा दोनों साथ में होता है, लेकिन ना क्या है कि जो लाइट है बहुत तेज चलता है, तो बहुत तेज चलता है तो बहुत पहले हमें दिखाई दे देता है। और जो तुम्हारे साउंड की स्पीड है, जो आवाज की स्पीड होती है, साउंड ध्वनि की स्पीड होती है, वो कम होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक, चलो क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अब देखो एक फार्मूला होता है बेटा साउंड की स्पीड के लिए, ध्यान समझिएगा। एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, V बराबर होता है VS साउंड के लिए 332, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और कोई चारा नहीं है, अपान T अपान 273। इसको पहले आप लोग कॉपी पे नोट करो। साउंड की जो स्पीड होती है फार्मूला होता है क्या? 332, इसके बाद इंटू √T अपान 273। ठीक है, क्लियर है? अब बेटा, और ये बेटा आपका सेल्सियस में है। ठीक, चलो टी टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर केल्विन में है, ध्यान दीजिएगा, ये टेम्परेचर केल्विन में है, ठीक है। बिल्कुल हम लोग इसको सेल्सियस में चेंज करेंगे जिसमें दिया रहेगा। अब चलो हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, किस पे? वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान समझना। तो क्या हो जाएगा? 332 अपान टी क्या है? टी क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब टी हम क्या कर रहे हैं, ये आपका फार्मूला में केल्विन में दिया है। अब इसको जब सेल्सियस से बदलो क्या हो जाएगा? 0 + 273। मतलब कहने का मतलब है बेटा ये केल्विन में है और हमारा ये सेल्सियस में दिया है, तो हमने क्या किया, इसको 0 को केल्विन में चेंज कर लिया। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको मैंने केल्विन में चेंज कर लिया, तो क्या किया, 273 में जोड़ दिया, तो टी बराबर क्या आ गया? देखो समझ रहे हो ना, टी बराबर ये बेटा केल्विन में दिया था और हमारा क्वेश्चन में सेल्सियस में दिया है, तो हमने केल्विन में चेंज करने के लिए क्या किया, 0 में 273 जोड़ दिए, बस यही क्या किया है, अपान 273। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा? 332 ही आएगा, 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस काम हो गया। अब आप 20 डिग्री सेल्सियस निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, आंसू को गुड मॉर्निंग। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसको हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो 332 अपान टी है कितना, 20 है, और इसको केल्विन में चेंज करो क्या हो जाएगा, 20 + 273, 20 + 273 अपान क्या है, 273 है। दिख रहा है ना आप लोग को? मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा शायद। वी वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे, देखो फार्मूला याद करोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बेटा, ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं, सब आसान क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड जब आपको टेम्परेचर के टर्म में निकालना हो ना, तो ये फार्मूला रट लो, 332 × √T अपान 273, और टी हमेशा केल्विन में होगा। तो एक बार आप क्या करो, 0 डिग्री सेल्सियस में वेलोसिटी निकाल लो, इसके बाद आप क्या करो, 20 डिग्री सेल्सियस में निकाल लो। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, 332 अपान 20 + 273 करो, कितना आ जाएगा, 273, 293 अपान 273। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 344 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन है, काम है। एक बार मैंने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस निकाला,
इसके बाद मैंने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ साउंड 20 डिग्री सेल्सियस पे निकाला, अलग अलग निकाल लिया। अब ये पूछ रहा है कि हमें 20 डिग्री सेल्सियस तापमान कर देंगे तो बेटा हमें ध्वनि सुनाई देगी। कब सुनाई देगी, समय पूछा है। अगर बेटा तुम्हें डिस्टेंस मालूम हो जाए और वेलोसिटी मालूम हो जाए, तुम समय नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 4 बराबर दूरी बटे समय तो हम बचपन से रटे हैं, इसमें क्या है? तो बेटा तो वही काम करना है। अब तुम करो क्या, अब तुम्हें क्या समय निकालना है, किस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। और तुम्हें पता क्या चल गया है, पता तुम्हें वेलोसिटी ऑफ साउंड पता चल गई है, किस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब कि चाल पता चल गया, किसी प्रकार का दूरी पता चल जाए, किसके बीच, हमारे पृथ्वी के बीच और बादल के बीच। हमारा काम बन जाए सर जी। अगर हमें दूरी और चाल पता चल गया तब तो गुरु हम समय सेकंडों में निकालेंगे नहीं, नैनो सेकंडों में निकाल देंगे। ठीक है, चलो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दूरी। मान लो क्या है, बादल और पृथ्वी के बीच की दूरी बेटा यक्स है। क्या है, बादल और पृथ्वी के बीच दूरी क्या है, यक्स है। ठीक है, अगर बादल और पृथ्वी के बीच की दूरी यक्स है, तुम बताओ अगर तुम्हें डिस्टेंस यक्स निकालना हो क्या करोगे? अरे लल्ला, चाहे 0 डिग्री सेल्सियस हो चाहे 20 डिग्री सेल्सियस हो, डिस्टेंस जो बादल और पृथ्वी के बीच है ना, वो हमेशा उतनी ही रहेगी। तो ऐसा हम क्या, क्यों हम वेलोसिटी निकाले थे साउंड की 0 डिग्री सेल्सियस से? इसीलिए निकाले थे ताकि हम बादल और पृथ्वी के बीच का क्या निकाल ले, दूरी निकाल ले। कोई काम बिना मतलब के नहीं करते बेटा। जब वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाले थे, जब ध्वनि की गति निकाले थे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्यों निकाले थे? क्योंकि हमें बादल और पृथ्वी के बीच की दूरी निकालनी थी। अब निकाल लो, यक्स बराबर क्या हो जाएगा? अब वेलोसिटी ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है वेग, 332 है। और तुम्हें बेटा क्या मालूम है, और तुम्हें 5 सेकंड टाइम भी मालूम है, तो इंटू 5 कर दो। अब तुम्हारा काम बन गया, 5 दूनी 10, 5 15 16, 5 16, 1660 मीटर आ गया। अब देखो हमारा काम बन गया। अब हमको डिस्टेंस भी मालूम पता चल गया, और 20 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या मालूम है, वेलोसिटी भी मालूम है, वेग भी मालूम है, और हमें समय निकालना है। अब तो तुम समय निकाल ही सकते हो, तो तुम खिलाड़ी हो 4 बराबर दूरी बटे समय निकालने में। चलो निकाल लेते हैं। 4 बराबर अगर दूरी बटे समय होता है, ठीक है, दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल हो जाएगा। और दूरी तुम्हें मालूम है कितनी है, 1660 है। और तुम्हारा स्पीड भी दिया गया है क्या, 344 है। जब बच्चा इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे 4.7 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया? थोड़ा सा इस देखो, हमेशा आसानी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे। अगर आसाने बनाना होता है बेटा तो सब आसाने बना देता है, सबका सिलेक्शन हो जाता है ना। कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के देगा, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी कॉपी पे ये वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो ये ध्वनि की गति है, ध्वनि का जो वेग है, इसको तुम ताप के टर्म में, ताप के पद में इसको तुम याद कर लो, ताकि एग्जाम में तुम्हें जाके वहां सोचना ना पड़े, तुरंत अप्लाई करो फार्मूला और तुरंत आपका आंसर आए। क्लियर यहां तक? तो बच्चा ये फार्मूला याद कर लो। देखो इसमें था कुछ नहीं, आसानी क्वेश्चन था। हमें 2 टेम्परेचर दिया गया था, 2 ताप दिए गए थे, एक 0 डिग्री सेल्सियस, एक 20 डिग्री सेल्सियस। और हमें बताया गया था कि 0 डिग्री जो टेम्परेचर है, जो 0 डिग्री ताप है, उसमें जो बादलों की गड़गड़ाहट है ना, वो 5 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें, क्या करें, ताप अगर हम बढ़ा दें तो हमें कितने समय बाद सुनाई देगा? बहुत से अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। आपको हर जगह सॉल्व नहीं कराया जाएगा, आपको अगर ज्यादा कहीं बताया जाएगा ना, क्यों इतना बताया जाएगा क्या, कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, और जो वेग ध्वनि की स्पीड होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। इससे ज्यादा आपको कोई सॉल्व कराएगा नहीं। अब बेटा इस टाइप क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में। आप क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एडवांस हो गया है, तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये फार्मूला अपने कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो। और हमेशा जान लो, हमेशा आपका अगर फार्मूला तैयार रहा, पॉलिटेक्निक के लिए बता दूं, जितने फार्मूले हैं आपके जबान पे होने चाहिए, तभी आप जाके वहां क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। तो मैं जितने फार्मूले बता रहा हूं, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में जितने फार्मूले बताए, चाहे मैं प्रतिबल का फार्मूला बताया हूं, स्ट्रेस का, चाहे मैं वहां पावर का बताया हूं, कई टर्म में पावर का फार्मूला बताया, शक्ति का, तो वो सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
और इसके वेलोसिटी जो मैंने बताया उसको याद रख लो कि इसके वेलोसिटी जो पलायन वेग होता है बेटा, उसको हम लोग घनत्व के पद में, डेंसिटी के टर्म में, घनत्व के पद में जो फार्मूला होता है उसको आपको याद होना चाहिए। तो ये सब फार्मूला आप याद करके जाइएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ क्वेश्चन, आगे चले। चलो आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डांस देखिए, एक शानदार क्वेश्चन है बेटा, इसलिए आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो गारंटी देता हूं यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में छापा मिलेगा। तुम कहोगे अरे सर हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें आंसर भी याद है। हम तो पॉलिटेक्निक बेटा जितने पिछले साल का पेपर होता है ना वही मिलता है, बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं करता। अरे यार आदमी की एक आलसी जपन है ना, सबके पास होता है, सबके अंदर, चाहे वो एग्जामिनर हो चाहे वो एग्जाम देने वाला हो। तो बेटा लोग क्या करते हैं ना, जो पिछले 10-15 साल का पेपर होता है ना वही सब मिक्स करके एक नया पेपर बना देते हैं, और वही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। अगर आपने प्रैक्टिस सॉल्व कर लिया, गारंटी देता हूं सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा और तुम पूरा का पूरा करके आओगे और 100% रिजल्ट देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या दिया गया है। एक ध्वनि की तीव्रता 20 गुनी कर दी जाए तो ध्वनि स्तर कितने डेसिबल बढ़ जाएगा। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। साउंड की तीव्रता, अंग्रेजी और हिंदी में दोनों बोलूंगा, जिसमें आपको सुविधा उसमें समझिएगा, ठीक है। हिंदी में तो आपको दिया गया है कि एक ध्वनि की तीव्रता है उसको अगर 20 गुनी कर दी जाए, मतलब क्या है, अगर किसी भी साउंड की इंटेंसिटी को आप बढ़ा देते हो, उसकी तीव्रता को बढ़ा देते हो, कितनी गुनी, 20 टाइम्स, 20 टाइम्स ध्वनि स्तर, साउंड लेवल क्या हो जाएगा, ध्वनि स्तर कितने डेसिबल बढ़ जाएगा। बेटा इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, क्या, ध्वनि स्तर का फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या होता है ध्वनि स्तर, ध्वनि स्तर का फार्मूला होता है बच्चा 10 log I/I0। इसको अपने कॉपी पे, अपने दिमाग पे, जहां आपके पास जगह हो वहां भर लो इसको, क्योंकि बेटा ये सब फार्मूले ना हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस सब के आपको याद होना चाहिए सूत्र। तो बेटा ये फार्मूला क्या है ध्वनि स्तर का, 10 log I/I0। अरे जब फार्मूला पता है अब क्वेश्चन में बचा क्या यार, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब तुम काम करो अपना, जो क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न तुम्हारा क्या कह रहा है कि शुरुआत में तीव्रता कुछ और थी, बाद में हमने तीव्रता को 20 गुना बढ़ा दिया, बताओ हमारे ध्वनि स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। अब तुम फार्मूला यूज करो, क्या है, शुरुआत में तुम्हारी जो तीव्रता है बेटा वो आई है, और बाद में जो तुम्हारी तीव्रता है वो 20 आई कर दिए, तो क्या हो जाएगा, चलो निकाल लेते हैं। तो शुरुआत में हम निकालते हैं, फार्मूले पे पुट करो, क्या हो जाएगा 10 log आई है, तो शुरुआत की तीव्रता आई है तो मैंने I/I0 लिख दिया, और जो बाद की तीव्रता है ध्वनि स्तर सेकंड, जो ध्वनि स्तर सेकंड है इसको फर्स्ट मान लो, और जो ध्वनि स्तर सेकंड है, ध्वनि स्तर सेकंड या साउंड लेवल भी कह सकते हो आप लोग, तो ध्वनि स्तर सेकंड है क्या हो जाएगा, फार्मूला तो वही पुट करोगे 10 log I/I0। इस बार इंटेंसिटी तीव्रता क्या हो गई 20 आई हो गई, तो हम लोग क्या लिखेंगे 20 I/I0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये बेटा काम आपको क्यों क्वेश्चन के हिसाब से करना था, प्रश्न जैसा बोल रहा है वैसा आपको करना है, केवल आपको एक काम करके जाना है, सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। सूत्र आपके दिमाग में है ना, तो केवल क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ, क्वेश्चन आपका कभी नहीं गलत होगा, ठीक है। तो बेटा आप क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ध्वनि स्तर है और ध्वनि स्तर 2 है, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ध्वनि स्तर कितना बढ़ा, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे पास, हमारे पास, तुम्हारे पास 2 रुपया है, हमारे पास 10 रुपया है, तो हम कहें किसके पास ज्यादा है, तो क्या करते हो 10 माने 2 करते हो, तो वही स्तर है। हमें ये थोड़ी पूछा कि ध्वनि स्तर अगला क्या होगा, हमसे पूछा कितना गुना बढ़ जाएगा। जब हम तीव्रता को 20 गुना बढ़ा देते हैं तो ध्वनि स्तरवा कितना बढ़ेगा, ध्वनि स्तरवा को बढ़ाने के लिए बेटा घटाना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। तो अब इसको घटाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है स्पेस नहीं है, हम करें तो सॉल्व करें कहाँ, तो हम ऐसा करते हैं, मैं इधर सॉल्व करता हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, दिख रहा है ना आप लोग को। चलिए हम जो ये आपका साउंड लेवल 2 है और साउंड लेवल 1 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, साउंड लेवल 2 माइनस साउंड लेवल 1। अब तुम जब माइनस करोगे ना तुम्हारा क्या आएगा 10 log 20 I/I0 माइनस 10 log I/I0। अरे तुम लॉग की प्रॉपर्टी जाते हो नहीं,
अरे आपके गणित वाले गुरुजी ने लॉग की प्रॉपर्टी तो बताया है। अगर लॉग बेटा अगर माइनस हो रहा है तो क्या हो जाता है, लॉग एम अपान एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है ना। तो कभी कभी ना गणित आ जाता है फिजिक्स में, बिना गणित के ना फिजिक्स अधूरा है, कभी कभी नहीं होता है, बिना उसके हम अधूरे हैं ना। उसी प्रकार गणित और फिजिक्स वही रिलेशन है, बिना गणित के फिजिक्स अधूरा है, मतलब हम फिजिक्स वाले हैं, बिना गणित के अधूरे हैं। चलो अब इसको क्या करो, 10 लॉग, अब तुम क्या करोगे बेटा, माइनस के टर्म है तो हम एक साथ इसको अपान के टर्म लिख देते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है। तो 20i अपान आई नॉट अपान आई नॉट। तो देखोगे आई नॉट कर जाएगा, आई कर जाएगा, तो हमारा हमेशा आ जाएगा 10 log 20। जब इसको 10 log 20 को सॉल्व करोगे बेटा आपका 13 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आपको फार्मूला अगर पता है ना तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, तुरंत सॉल्व करोगे आप लोग। चलो यहाँ तक, अब आपकी मैथ की क्लास आगे चलेगी। तो हमने आज यहाँ तक कहाँ तक सॉल्व किया, 65 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। 65 से 75 कल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो आप समझ गए ना, 10 लाख 20 आई अपन आई नॉट माइनस 10 लाख आई अपन आई नॉट। जब बेटा लाग, देखो इसको तुम मान लो क्या, एम मान लो, इसको एम मान लो, इसको एन मान लो। अब तुम ही बताओ, जब लाग एम माइनस लाग एन करोगे, लाग एम माइनस लाग एन करोगे, तुम ही बताओ, लाग एम माइनस लॉग एन करोगे ना तो लॉग एम अपान एन ही आएगा। तो वही मैंने किया है, सब कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कर भी दिया है बच्चा। क्लियर है आज तक? चलिए आज की क्लास को यही एंड करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, अभी तो आपका ये जो चैनल है यूनिक ऑनलाइन गुरु, अभी तो ये आपका पॉलिटेक्निक वाला बैच इसी पे चल रहा है, लेकिन क्या कुछ दिनों बाद ये एक चैनल और है। कौन सा चैनल है? आप जब जाओगे ना, किस पे जाओगे, यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे जाओगे ना, उस पे खोलोगे तो तुम जाना किस पे जाना, चैनल्स पे जाना। तो चैनल पे जाना तो वहां तुम्हें कई चैनल दिखेंगे, तो उसमें एक चैनल आपको दिखेगा यूनिटेक गुरु दिखेगा। तो यूनिटेक गुरु के नीचे लिखेगा पॉलिटेक्निक एंड IIT, उस पर क्लिक करना है और उसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे वाली क्लास उसी पे चलेगी। ठीक है, तो कुछ क्लासेस वहाँ चल भी रही हैं, वहाँ पे क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आपको एक चीज और बता दें, 25 तारीख से आपका एग्जाम है बेटा, अच्छे से जुड़ जाओ, अच्छे से जुड़ जाओ। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही तो पूछो बेटा, अब नहीं पूछोगे कब पूछोगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, टाटा बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। कट कर दी सर।